मूवी की शुरुआत में हम एनी और शिल्पा नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो एक छोटे से टाउन में एक दुकान खरीदती हैं और उस दुकान में वो ब्यूटी पार्लर खोलने वाली है। यहाँ पर एनी देखती है कि कोने की छत से पानी टपक रहा है। अब क्योंकि पार्लर खोलने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारा काम होना बाकी है, तो ब्रोकर इनसे कहता है कि देखिए मैं यहाँ पर ओनर से बात कहकर इस लीकेज को सही करवा दूंगा, तब तक आप बाकी का काम करते रहिए। इसके बाद ब्रोकर एनी और शिल्पा को पास की ही एक छोटी सी खाने पीने की दुकान में लेके जाता है, जहाँ दोनों यहाँ के कुछ लोकल गाँव वालों से पहचान बना लेती है। इन्हीं समय हम बासिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर कुछ सामान वगैरह ढोता है। बाकी बात करें इन दोनों लड़कियों की, तो ये उतनी सीधी नहीं होती जितनी कि ये दिख रही हैं, क्योंकि इन दोनों का यहाँ आने का असली मकसद कुछ और ही है। अब बीते हुए दिनों के साथ एनी और शिल्पा रोज पार्लर खोलती हैं, फिर दिन भर उसमें काम चलता है और 4 बजे ही दोनों पार्लर बंद करके चली जाती हैं। जल्दी दोनों वहाँ सभी से अच्छी पहचान बना लेती है। शिल्पा ज्यादातर संडे के दिन चर्च जाती है और वहाँ हम सेमू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि चर्च के जाने के बहाने अपने परिवार से छिपकर बासिल से चुपके से मिलती है। असल में बासिल और सेमू एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिन दोनों को अकेले में मिलते हुए देख सेमू का भाई उनको देख लेता है और यहाँ पर सेमू के भाई से बासिल की लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान वहाँ सेमू के भाई के कुछ दोस्त आ जाते हैं। इसीलिए बासिल उनसे भागते हुए एनी के पार्लर के पास जाता है, जहाँ मौजूद लोग उनकी इस लड़ाई को शांत करवाते हैं। अब वक्त बीतता है और अगला संडे आ जाता है। जब बासिल कुछ पेपर्स के बंडल को लोड करने के लिए जाता है, तो उसी समय सेमू का भाई और कुछ लोग वहां उसको घेरा बनाकर घेर लेते हैं। उसके बाद वो उसको खूब मारते हैं, जिसके बाद ये बात जब एनी और शिल्पा और बाकी लोगों को पता चलती है, तब वो लोग बासिल को सेमू से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एनी किसी स्टेफन को एक पोस्ट कार्ड लिखकर पोस्ट कर रही है। फिर वो सभी आसपास के लोगों को बताती है कि हमारा पार्लर अगले थर्सडे को खुल जाएगा, इसलिए वो सभी को वहां आने के लिए इन्वाइट करती है। बाकी इन सबके दौरान एनी और शिल्पा एक कोऑपरेटिव बैंक में लॉकर के लिए जाती हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये बैंक इनके पार्लर के ठीक ऊपर ही है। फिलहाल ये लॉकर लेने वाला इंसिडेंट बासिल के मार खाने से पहले ही इन दोनों ने अंजाम दे दिया था। अब जैसे ही संडे आता है, दोनों लड़कियां टिप टॉप तैयार होकर अपने रोज के रूटीन की तरह पार्लर खोल देती हैं, जहां पर पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है। असल में ये वही स्टेफन है जिसे एनी ने पोस्ट कार्ड भेजा था। अब यहाँ हमें एनी का असली प्लान पता चलता है, क्योंकि एनी और शिल्पा यहाँ स्टेफन के साथ मिलकर उस लॉकर रूम को लूटना चाहती हैं और इसीलिए एनी और शिल्पा लॉकर रूम खुलवाने के बहाने वहां गई थी। जब एनी लॉकर रूम में थी, तभी उसने कदमों के जरिए नाप लिया था कि आखिर उन्हें सीलिंग में छेद कहाँ पे करना है। शिल्पा ने सभी को बताया था कि वह दोनों आज कुछ पैसे बचाने के लिए टाइल्स इंस्टॉलेशन का काम करने वाली हैं। यहाँ एनी स्टेफन को कदमों के जरिए नापकर बताती है कि तुम्हें ड्रिल कहाँ पर करना है, और बस स्टेफन अपने काम में लग जाता है। जब भी वो ड्रिल करता है तो एनी उसी वक्त टाइल्स लगाने की मशीन चला देती है, जिसकी आवाज में ड्रिलिंग की आवाज दब जाती है। अब ये लोग किसी तरह कुछ ही देर में लॉकर रूम में जाने लायक बन जाते हैं, जिस दौरान एनी स्टेफन और शिल्पा से कहती है कि हमें रोज की तरह 4 बजे पार्लर बंद करना होगा और इसीलिए हमें ये काम तब तक निपटाना होगा। अब स्टीफन एक एक करके सभी लॉकर्स को काट कर उसमें रखा सोना, हीरे, जवाहरात, कैश और कुछ फॉरेन करेंसीज को निकाल कर लग जाता है। इसी बीच इनके पार्लर में सेमू के साथ उसकी माँ भी आती है, जिनकी आवाज को सुनकर एनी उनके पास जाती है, जो एनी से कहती है कि आज रात को सेमू की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम लोग शाम को चली आना, क्योंकि तुम्हें सेमू को तैयार करना होगा। एनी उनसे कहती है कि हम जरूर आएंगे और फिर उनके जाने के बाद ये लोग फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। अब क्योंकि शिल्पा और एनी को रोज का रूटीन भी फॉलो करना होता है, इसलिए दोनों पास ही की दुकान में दोपहर के समय खाना खाने जाती है, जिस दौरान स्टीफन लॉकर्स काटने में लगा होता है। इसी बीच एनी और शिल्पा देखते हैं कि बैंक मैनेजर संडे के दिन भी पता नहीं कहां से वहां पर आ गया। अब इस बारे में एनी जल्दी से स्टीफन को बताती है और वो काम रोक देता है। इधर बैंक मैनेजर लॉकर रूम को तो खोलकर नहीं देखता, पर वो कुछ देर अपना कुछ काम करके चला जाता है, जिसके जाते ही अब तीनों तेजी से काम पर लग जाते हैं, जिन्होंने समय के रहते सारे लॉकर्स तोड़कर सब कुछ लूट लिया होता है। अब ये लूटा हुआ माल बोरियों में भरकर बासिल की गाड़ी में लोड कर दिया जाता है, जो कि रात होने पर स्टीफन और सारे खजाने को छुपाते हुए लेकर एनी और शिल्पा के रूम में आता है। इसके बाद स्टीफन, शिल्पा और एनी मिलकर सारे सोने और पैसे वगैरह को अच्छे से अरेंज करके पैक कर देते हैं। फिर ये उसे 2 बैग में भरकर स्टीफन को दे देते हैं, जो कि फिर से बासिल की गाड़ी में उसको छिपा देता है और बासिल उसे सही सलामत यहाँ से निकालकर सेफ जगह पहुंचा देता है। और इसी के साथ एनी और शिल्पा ने ये रॉबरी सक्सेसफुली अंजाम दे दी होती है। इसके बाद अगले ही दिन पार्लर के अंदर पुलिस को देखते हैं और वहां पर काफी भीड़ भी होती है, जहां सभी इस रॉबरी से पूरी तरह ताज्जुब में है।
सीआई फारूक इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जिन्हें जब पता चलता है कि ये रॉबरी एनी और शिल्पा के ब्यूटी पार्लर के जरिए हुई है, तो दोनों बताती हैं कि जब सुबह हम पार्लर खोलने के लिए आई तो हमने देखा कि इसका ताला टूटा हुआ है, तो हमने इस बारे में लोगों को बताया और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ बैंक रॉबरी हुई है। अब जिस बीच ये पूछताछ चल रही होती है, उसी दौरान स्टीफन सारा सोना और कैश लेकर एक अनजान आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां उसने इसे एक छोटे से घर में छुपा दिया है। पर उसे वहां पर स्टीफन का साला जोसेफ देख लेता है और जब वो स्टीफन के कमरे में ताक झांक करता है, तभी वहां पर उसे स्टीफन ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल जब स्टीफन, एनी और शिल्पा ये सब कुछ देखकर पैक कर रहे थे, उसी वक्त स्टीफन ने एनी से कहा था कि मैं इस सामान को अपने आइलैंड वाले घर में रख दूंगा, वहाँ ये सेफ रहेगा, क्योंकि इसके बारे में मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं वहाँ एक छोटा सा घर खरीदा हूँ। वो कहता है कि हमें ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बेचना पड़ेगा और जैसे ही पहला हिस्सा बिक जाएगा तो वैसे ही सबसे पहले हम बासिल को दे देंगे, क्योंकि उसे सुमी से शादी करने के लिए इन पैसों की सख्त जरूरत है। इधर सीआई फारूक और एसआई विक्टर शिल्पा और एनी से अलग अलग सवाल करते हैं कि जिस रात चोरी हुई उस पूरा दिन तुम दोनों ने किया क्या। वो बताती है कि हम रोज की तरह दुकान बंद करके सेमू की एंगेजमेंट में चले गए थे, जिसका साफ मतलब है कि चोरी रात में हुई होगी। अब फारूक की बात करें तो उसे शुरू से ही शिल्पा और एनी पे शक होता है। बाकी यहाँ दोनों सिर्फ इसलिए रुकी थी ताकि सभी इनको इनोसेंट समझे, और जब ये हो जाए कि ये लोग यहाँ कहीं पार्लर नहीं खोल सकती तो सही मौका देखकर दोनों गायब हो सके। यही वजह थी कि दोनों अभी तक यहीं से कहीं नहीं गई। पर फारूक और भी पहलुओं को समझना चाहता है, इसलिए वो हाल ही में 5 साल के अंदर जेल से छूटे चोरों की लिस्ट तैयार करने में लग जाता है, क्योंकि ये जो चोरी थी इसे काफी प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया है। एक भी फिंगरप्रिंट या कोई सबूत नहीं मिला, तो जाहिर है ये किसी पुराने चोर का ही काम हो सकता है। साथ ही 5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी इकट्ठा की जाती है, क्योंकि इतना सारा सोना और बाकी चीजें ले जाने के लिए उन्हें गाड़ी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ा होगा। पुलिस चोरी के दिन से पिछले 2 हफ्ते तक के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है ताकि उन्हें कोई सुराग मिले। दूसरी ओर हम सेमू को देखते हैं, जो कि बासिल से कहती है जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी, आखिर तुम मुझे अपने साथ कब लेके जाओगे। दरअसल बासिल इंतजार कर रहा होता है कि उसे जैसे ही एनी उसका हिस्सा दे देगी वो सेमू को यहाँ से भगा लेके जाएगा। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी में बासिल की लॉरी दिख जाती है, जो कि हर अर्ली मॉर्निंग बस स्टैंड के करीब से गुजरती है। इसलिए फारूक बासिल से पूछताछ करता है, जिस दौरान बासिल उसे बताता है कि मैं हर रोज इसी समय इस रास्ते से न्यूज़पेपर बंडल्स लेने के लिए जाता हूँ। अब अगले दिन फारूक चोरी के कुछ दिन पहले के सीसीटीवी चेक करने लग जाता है, तो उसमें वो देखता है कि चोरी के 1 हफ्ते पहले बस स्टैंड पर स्टीफन किसी का इंतजार कर रहा है। इसलिए पुलिस स्टीफन को पकड़ने का सोचती है। जिस दौरान बासिल शिल्पा और एनी को मिलने के लिए बुलाता है, वो दोनों से बताता है कि पुलिस ने मुझे कल पूछताछ की थी और उनका शक मुझ पर हो सकता है। मुझे डर है कि कहीं वो लोग स्टीफन तक न पहुंच पाएं। दरअसल चोरी के हफ्ते पहले ही एनी और शिल्पा इस चोरी को अंजाम देने वाली थी, लेकिन उस दिन जब बासिल को लेने के लिए बस स्टैंड के वो पास पहुंचे तो सेमू के भाई के लोग बासिल को पीटने लगे और ये देखकर स्टीफन वहां से लौट आया। लेकिन इसके लिए स्टीफन ने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि जब ये चारों प्लान बना रहे थे तो स्टीफन ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं वहां से चुपचाप चला आऊंगा। जिस पर एनी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं पोस्ट कार्ड भेजकर आपको चोरी करने की अगली डेट बताऊंगी। यही वजह थी कि उस रात शिल्पा और एनी स्टीफन का इंतजार कर रही थी, मगर जब वो नहीं आया तो अगले दिन एनी ने स्टीफन को पोस्ट कार्ड भेजकर चोरी करने की अगली तारीख भेजी। बासिल को यहाँ अपना हिस्सा चाहिए होता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो पकड़ा न जाए, इसलिए पहले वो सेमू के साथ भागना चाहता है। जिस पर एनी उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा 2-3 दिन में मिल जाएगा। ये सुनकर बासिल चला जाता है। यहाँ चोरी की बात करें तो इन लोगों ने 13 किलो सोना, करीब 7.5 लाख रुपए और काफी सारी फॉरेन करेंसीज वगैरह चुराई थी। यहाँ पुलिस स्टीफन को अरेस्ट कर लेती है, जो कि फारूक के पूछने के बाद भी कुछ भी रिवील नहीं करता। दरअसल स्टीफन 3 साल पहले ही अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आया था, इसलिए फारूक उसे काफी अच्छे से जानता है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से ही पुलिस उसे पहचान कर पकड़ पाई। लेकिन एनी को उस पर काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि स्टीफन असल में उसके पापा का दोस्त था, जिसने एक समय उसके पापा को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इसीलिए उसको सजा हुई थी, जिस कारण एनी को पूरा विश्वास होता है कि स्टीफन उसको कभी धोखा नहीं देगा। मगर अगले ही दिन एनी और शिल्पा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ दोनों जाकर देखती है तो वहाँ टाउन के सभी लोग मौजूद होते हैं। वहाँ इन सभी को पहचान के लिए बुलाया गया होता है कि उन लोगों ने स्टीफन को कहीं देखा है या नहीं। यहाँ पुलिस ने स्टीफन के अलावा और भी चोरों को खड़ा किया होता है। फिलहाल सभी लोग इनमें से किसी को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिसमें शिल्पा और बासिल भी शामिल हैं। पर जब एनी को स्टीफन के सामने लाया जाता है तो अचानक से स्टीफन का हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब अपने सामने होते हुए देखने के बावजूद एनी कुछ भी नहीं कर पाती।
जिसका उसको काफी ज्यादा दुख होता है। और इधर पुलिस भी समझ नहीं पाती कि वो अब करे क्या, क्योंकि उन्हें इसका यकीन हो गया है कि इसमें स्टीफन शामिल तो था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फारूक कहता है कि ये चोरी स्टीफन अकेले अंजाम तो नहीं दे सकता था, जरूर इसमें उसका कोई और साथी रहा होगा। इधर एनी स्टीफन की मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है और उसे शिल्पा संभालती है। दूसरी ओर हम जोसेफ को देखते हैं, जो कि स्टीफन के आइलैंड हाउस में देखने के लिए जाता है कि उसने आखिर वहां पर छिपाया क्या था। मगर यहाँ एनी उसके पहले ही वहां पर आ चुकी होती है, जो देखती है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि स्टीफन ने सारा सोना कहीं और ही छिपा दिया है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं जोसेफ इसको चुरा न ले। अब इसी बीच जोसेफ को आते देखकर एनी वहीं छिप जाती है, मगर जोसेफ उसको देख लेता है और उसे लगता है कि एनी सब कुछ लेकर भाग रही है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है, जिसे चकमा देखकर एनी वहां से सीधे भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद ये पता लगाने के लिए कि स्टीफन ने लूटा हुआ माल कहाँ छिपाया है, एनी एक नन का भेष बनाकर स्टीफन की बीवी से मिलने जाती है, जहां जोसेफ भी मौजूद होता है, पर वो एनी को पहचान नहीं पाता। दरअसल एनी स्टीफन की बीवी से कहती है कि स्टीफन हमेशा हमारे चर्च में दान वगैरह किया करता था। उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि स्टीफन मरने से पहले थैंकली चर्च गया था, जिसके नाम को सुनते ही एनी को याद आता है कि इस आइलैंड हाउस की तरह मैंने थैंकली चर्च में भी अपना एक ग्रेव प्लॉट बुक किया हुआ था। और जब वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी वहां पर आती है पुलिस, जिन्हें देखते ही एनी जल्दी से वहां से भाग जाती है, जिसको भागते हुए जोसेफ देख लेता है। पर क्योंकि पुलिस होती है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता। बाकी पुलिस यहाँ पर स्टीफन के घर की तलाशी लेने के लिए आई होती है, जिसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। बाकी बात करें एनी की, तो वो तुरंत थैंकली चढ़ जाती है, जहां उसे स्टीफन के नाम की ग्रे मिलती है। और जब वो रात के समय उसका पत्थर हटाकर देखती है, तो उसे वहां लूट का सारा माल मिल जाता है, जिससे वो वहां से लेकर आती है। इसी दौरान फारूक को हम पार्लर में देखते हैं, जिसे शिल्पा और एनी के खिलाफ एक सुराग मिल जाता है, और वो एनी को कॉल करके उसे अगले ही दिन अपनी भांजी के बाल काटने के लिए बुलाता है, जिसके लिए एनी ना तो नहीं कर पाती, इसलिए वो वहां आने के लिए मान ही जाती है। फिलहाल एनी जब घर आती है तो वहां पर बासिल और शिल्पा उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनसे जैसे ही वो बताती है कि सोना उसे मिल गया है तो दोनों काफी खुश होते हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं कि एनी आधा ही सोना लेकर आई है, बाकी उसने वहीं छोड़ दिया क्योंकि वहां वो सुरक्षित है। अब इसी बीच वहां पर हम जोसेफ को आते हुए देखते हैं, जो कि एनी का पता करते हुए यहाँ पहुंच गया होता है। उसको आता देखकर बासिल और शिल्पा अंदर ही छिप जाते हैं। यहाँ जोसेफ एनी को धमकी देते हुए कहता है कि मुझे पता है तुमने स्टीफन के साथ मिलकर बड़ा हाथ मारा है, इसलिए मुझे भी उसका हिस्सा चाहिए, और अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। यहाँ एनी समझ चुकी होती है कि वो चोरी करके आराम से तो भाग नहीं सकती। जोसेफ उससे कहता है कि मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरा, मैं दोबारा से तुमसे मिलने आऊंगा। उसके जाने के तुरंत ही बाद एनी यहाँ लाए सोने में से बासिल का हिस्सा निकालकर उसे दे देती है, जिसे लेने के बाद वो सेमू को अपने साथ भगा लेता है। जिस चीज का पता एनी और शिल्पा को अगले दिन चलता है, क्योंकि उन दोनों को सभी हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। इधर एनी फारूक की भांजी के बाल काटने के लिए जाती है, जिस दौरान फारूक उसे बताता है कि तुम्हारे पार्लर में जो लीकेज होता है उसके नीचे की बाल्टी को भरने में करीब 15 घंटे का समय तो लगता ही होगा। लेकिन जब पुलिस अगली सुबह वहां पहुंची तो बाल्टी का पानी एकदम साफ था। अगर वहां ड्रिलिंग वगैरह हुई होती तो बाल्टी में जरूर कुछ ना कुछ मिट्टी तो जरूर गिरती। इसका साफ मतलब है कि चोरी दिन दहाड़े हुई है और तुमने उस पानी को गिराकर बाल्टी को खाली कर दिया होगा। वो एनी से कहता है कि मुझे पता है कि ये चोरी तुमने और शिल्पा ने ही की है, जिसमें स्टीफन तुम्हारी मदद कर रहा था। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं इस केस को क्लोज कर दूं, तो तुम मुझे उसमें से आधा सोना दे दो। जिस बात को सुनकर एनी इसके लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस ने बासिल और सेमो को पकड़ लिया होता है, जिनके पास उन्हें 3 किलो सोना मिलता है। यहाँ बासिल पूछने के बावजूद भी शिल्पा और एनी का नाम नहीं लेता। उधर शिल्पा और एनी फारूक से मिलने आती है। उन्हें फारूक की शर्त मंजूर हो जाती है। फारूक शिल्पा से कहता है कि तुम मेरे हिस्से का सोना स्टीफन के आइलैंड हाउस में रख दो, और शिल्पा बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिस सोने को लेने के बाद फारूक अगले ही दिन शिल्पा और एनी को पार्लर में सभी के सामने बुलाता है, जहां वो अपना हिस्सा लेने के बावजूद शिल्पा और एनी की सच्चाई सभी के सामने रिवील कर देता है। वो यहाँ बासिल से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी शिल्पा और एनी वहां से भाग खड़ी होती है, जिनका पीछा पुलिस वाले भी करते हैं। यहाँ एनी तो भाग जाती है, पर शिल्पा पकड़ी जाती है, जिससे फारूक जब एनी के बारे में पूछताछ करता है तो वो कहती है कि मैं एनी को रंगे हाथों पकड़वाऊंगी, क्योंकि वो मुझे छोड़कर भाग गई थी। वो बताती है कि इस वक्त एनी पाला बस स्टॉप पर होगी। हाँ, जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो उस दौरान पुलिस वाले देखते हैं कि एनी बस स्टैंड के कोला रूम से सोने से भरा बैग लेकर जा रही है, जिसे पुलिस रंगे हाथ आखिरकार पकड़ ही लेती है, जिसके साथ ये केस फाइनली क्लोज होता है। और मीडिया में फारूक को काफी तारीफ मिलती है, मगर फारूक कहीं ना कहीं खुश नहीं होता, क्योंकि यहाँ एनी और शिल्पा ने बड़ी सफाई से उसे धोखा दे दिया है।
दरअसल जब फारूक ने आइलैंड हाउस से वो बैग लिया तो शिल्पा ने उसका पीछा किया और उसने देखा कि फारूक ने ज्वेलरी से भरा बैग बस स्टैंड के कोला रूम में रखा हुआ है, ताकि किसी को कुछ शक न हो कि सोना ऐसे पब्लिक प्लेस में कौन रख सकता है। अब यहाँ एनी को पता था कि वो पुलिस से तो बच नहीं पाएगी, क्योंकि जोसेफ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए उसने खुद को पुलिस से पकड़वाया ताकि सजा काटने के बाद वो आराम से रह पाए। यहाँ एनी ने बाकी का सोना अभी भी स्टेफन के ग्रे प्लॉट में रखा हुआ है, जिसका उसके अलावा और किसी को नहीं पता। एनी को ये भी पता था कि रॉबरी की सजा ज्यादातर 3 साल की होती है, इसलिए उसने पहले शिल्पा को पकड़वाकर और फिर शिल्पा के जरिए खुद को, जिससे पुलिस के हाथों वही सोना लगे जो कि उसने फारूक को दिया था। यहाँ दोनों ने अपना हिस्सा भी बचा लिया और बेचारा फारूक जीत कर भी हार गया। मूवी के आखिरी सीन में हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम एनी और शिल्पा को एक रेस्टोरेंट कैफे में वेट्रेस का काम करते हुए देखते हैं, जिसके ठीक सामने एक डायमंड की शॉप होती है। मतलब उनका अगला मिशन इसी शॉप को लूटने का है, क्योंकि दोनों उसको देखकर काफी खुश होती हैं। इस चीज को दिखाने के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों